मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था और जिसके ऊपर भी ये कर्ज होता है उसे हेल्यूसिनेशन और अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगती हैं जो किसी और को नहीं दिखती। और ये कर्ज 6 से 7 दिनों तक रहता है और जिसके सामने भी उसकी मौत होती है उस पर वो कर्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इस आदमी ने कुछ ऐसा सोच रखा था ताकि इसका कर्ज किसी और पर ट्रांसफ़र हो जाए। उसका ये प्लान था कि वो 2 क्रिमिनल्स के पास जाएगा और एक को मार देगा और दूसरा वाला उसकी मौत देखेगा और उस पे कर्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन वो एक को तो मार देता है लेकिन दूसरा वाला शूट आउट शुरू कर देता है। इसी के चलते वो उसी के हाथों मारा गया था और उसका पूरा प्लान ही फेल हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ लुइस नाम का एक आदमी भी मौजूद था जो कि एक ड्रग डीलर था और वो चुपके से सब कुछ देख लेता है जिससे वो खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान अब सक्सेसफुल हो चुका था क्योंकि अब वो कर्ज लुइस के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि बहुत से गैंगस्टर्स बाहर मौजूद थे जो उस पर गोली चलाने लगते हैं। वो किसी भी तरह बच के पीछे की विंडो से निकलकर भाग जाता है लेकिन वो रोड पर एक ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह कुचल जाता है और उसके खून से एक बहुत बड़ी सी स्माइल बन जाती है। लेकिन कहानी तो अब स्टार्ट हुई थी। अब हम स्काई राइली को देखते हैं जो कि फेमस पॉप स्टार है और आज वो एक सेलिब्रिटी टॉक शो में अपनी शानदार वापसी कर रही है। दरअसल ड्रग्स की लत में फंसने के कारण वह अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ नशे की हालत में एक भयंकर कार हादसे का शिकार हो गई थी जिसमें पॉल की मौत हो गई और स्काई को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई थी। साल भर के इलाज और ड्रग से छुटकारा पाने के बाद आज वो इंटरव्यू में अपनी माँ एलिजाबेथ, पीआर जोशुआ और अपने फैंस के सपोर्ट के लिए सभी को थैंक यू करती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है और एक नई शुरुआत करती है। अगली सीन में हम स्काई को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां वो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। तभी उससे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और वो रेस्ट रूम में चली जाती है। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पर कट्स के बहुत बड़े निशान थे। अपनी पेन को ख़त्म करने के लिए वो अभी भी चुपके से ड्रग कंज्यूम करती थी। जैसे ही वो ड्रग लेने लगती है उसकी मॉम डोर नॉक कर देती है और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उसकी टैबलेट सिंक में गिर जाती है। अब उसके पास कोई और नहीं बची थी। उसकी मॉम और उसका पीआर जोशुआ उसे होटल ड्रॉप करने निकल जाते हैं लेकिन दर्द से बेहाल स्काई रास्ते में लुइस को मैसेज कर देती है जो उससे मिलने के लिए बुला लेता है। होटल पहुंचते ही वो तुरंत टैक्सी लेकर लुइस के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करता है तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी घबराया हुआ और परेशान था। वो उसके गले पर तलवार रखकर गुस्से से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है लेकिन वो बताती है कि उसने ही तो बुलाया था। लुइस कहता है कि उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। इससे हमें पता चलता है कि ये काम उसी एंटिटी ने करवाया था क्योंकि उसे हर 6 दिनों बाद एक नया शिकार चाहिए होता था। अब वो उससे ड्रग्स मांगती है और वो लेने अंदर रूम में चला जाता है लेकिन काफ़ी टाइम तक बाहर नहीं आता। स्काई उसका लॉबी में वेट कर रही होती है लेकिन ज़्यादा टाइम होने की वजह से वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है। तभी वो रूम से भागता हुआ बाहर आ जाता है लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था और ऊपर देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है क्योंकि वो उस एंटिटी को देख पा रहा था। लेकिन स्काई को वो चीज़ नहीं दिखती। वो उसे संभालती है लेकिन तब तक लुइस पूरी तरह से पोसेस हो चुका था और एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी लुइस वेट प्लेट उठाकर बार बार अपने फेस पर मारने लगता है जब तक उसका पूरा फेस पूरी तरह से फट नहीं जाता। लेकिन उसकी स्माइल अभी भी उसके फेस पर ही थी। वो वहीं मर जाता है और जो कर्ज था वो अब स्काई के ऊपर शिफ्ट हो गया था और इसीलिए एंटिटी ने उसे वहाँ तक बुलाया था। ये सब देखकर वो वहीं वॉमिट कर देती है और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन वहाँ लाश, ड्रग्स और उसकी अपनी ड्रग से जुड़ी हिस्ट्री की वजह से वो फंस सकती थी, इसलिए वो कॉल नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। अब वो घर आती है, पानी पीती है और खुद को संभालती है। नहाने के बाद जब वो कॉम करती है तो उसके बाल टूट रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। खैर जब वो सोने जाती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें और चीज़ें दिखने शुरू हो गई थी जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन वो शूट पर थी और अभी भी घबराई हुई थी। उसकी मॉम उसे परेशान देखकर उससे कहती है कि तुम्हें जेमा को कॉल कर लेना चाहिए जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन उसके साथ चीज़ें 1 साल पहले ही ख़राब हो चुकी थी और वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे।
कुछ ही देर बाद वहाँ उसका पुराना फ्रेंड आता है जो उसे चैरिटी इवेंट पर एज अ गेस्ट इनवाइट करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में हम उसे एक नए प्रोजेक्ट में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में फ़ोटोशूट करवा रही थी। जब वो अपने कैबिन में होती है तो वो गूगल पर सर्च करती है कि क्या वॉमिट का भी डीएनए होता है। वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसने लुइस को अपने सामने मरते हुए देखा था। उसे ये टेंशन थी कि उसका डीएनए क्राइम सीन पर मिल सकता है। तभी वो जेमा को कांटेक्ट करने की सोचती है। फिर उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था क्या वो आखिरी रात लुइस के अपार्टमेंट में थी, और ये मैसेज पढ़कर वो और भी परेशान हो जाती है। फिर उसे वही अजीब सी आवाज़ें सुनने लगती हैं, पर जैसे ही वो मुड़कर शीशे में देखती है तो लुइस उसके पीछे खड़ा था और उसके लिप्स को अपनी उंगलियों से खींचकर एक स्माइल बना देता है। ये देखकर उसकी चीख ही निकल जाती है। तभी वहाँ उसकी मॉम और जेशुआ अंदर आ जाते हैं। उनके पूछने पर वो झूठ बोलती है कि उसे यहाँ एक स्पाइडर दिखा था। वो कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी क्योंकि इसमें उसका पेट का कट साफ नज़र आ रहा था। खैर, हम देखते हैं कि एक फ़ैन मीट इवेंट होता है जहाँ वो अपने फैंस के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी। वहाँ एक अजीब सा बंदा आता है जो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है और टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लेता है। इसी बीच वो आदमी उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है और सिक्योरिटी वहाँ आकर उस आदमी को लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट फैन एक बच्ची थी जो कि वैसे ही क्रीपी स्माइल कर रही थी। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो वो जेमा को कांटेक्ट करती है, उससे माफ़ी मांगती है और उसे आने के लिए कहती है। जेमा कहती है कि वो 45 मिनट्स में पहुंच जाएगी। अब वो उसका वेट करती है और पियानो बजाते हुए गाना गाने लगती है। तभी टेबल पर पड़ी ग्लास वाटर बॉटल अपने आप नीचे गिर जाती है। वो मॉप लेकर सफाई करने लगती है और उसे फ्लोर पर उसी आदमी की येलो टी शर्ट दिखती है जिस पर उसने ऑटोग्राफ किए थे। फ्लोर पर उस आदमी के और भी कपड़े पड़े हुए थे। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वही आदमी उसे बिना कपड़ों के सामने खड़ा दिखता है और तेजी से उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। जिससे बचने के लिए वो मेन डोर की तरफ भागकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे जेमा मिलती है। वो लैंप उठाकर उसी आदमी को देखने जाती है, लेकिन ना तो फ्लोर पर कोई कपड़े बिखरे थे और ना ही ग्लास वाटर बॉटल थी। ये सब वो एंटिटी ही कर रही थी। वो जेमा से पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, लेकिन वो कहती है कि 1 घंटा हो चुका है, लेकिन स्काई के लिए ये सिर्फ कुछ मिनटों के बराबर था। वो जेमा को अपनी परेशानी और अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि उसने लुइस को मरते हुए देखा। खैर, ये सब सुनकर जेमा डिसाइड करती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुकेगी, जिससे स्काई खुश हो जाती है। फिर वो रात को दोनों सो जाते हैं। स्काई को अपने एक्सीडेंट का नाइटमेयर दिखता है जिससे वो डर कर जाग जाती है और खुद को अपनी सभी गलतियों का जिम्मेदार मानती है और वो बताती है कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तभी जेमा उसे कहती है कि वो एक बहुत बुरी इंसान है। ये सुनकर स्काई पूछती है कि उसने अभी क्या बोला, लेकिन जेमा क्रीपी सी स्माइल देने लगती है। ये देखकर वो डर कर बेड से नीचे ही गिर जाती है, लेकिन वो देखती है कि अब वहाँ जेमा नहीं थी और सुबह भी हो गई थी। स्काई अपने टूर के लिए लेट हो जाती है। वो चाहती थी कि जेमा भी उसके साथ चले। तभी वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है उसे लेने के लिए। अब वो डांस शूट के लिए जाती है। डांस करते हुए वो अचानक नीचे गिर जाती है और उसे दिखता है कि उसकी लेग्स टूट गई हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और सब उसकी हेल्प करने आते हैं, पर जब वो देखती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, फिर वो बोलती है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था। वो कौन था, लेकिन डायरेक्टर उसे बताता है कि उसके पास तो कोई भी नहीं था। फिर वो गुस्से से अपने मेकअप रूम में चली जाती है और देखती है कि पूरा मेकअप रूम बिखरा पड़ा था। वो ये ब्लेम जोशुआ पर लगाती है क्योंकि उसने उसे मेकअप रूम से बाहर आते देखा था, एक क्रीपी स्माइल के साथ। लेकिन उसकी मॉम एलिजाबेथ कहती है कि जोशुआ तो पूरा टाइम मेरे साथ ही था। खैर, उसकी मॉम उसे संभालती है क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्हें चैरिटी इवेंट पर भी जाना था जिसके लिए उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था, लेकिन वो मना कर देती है। जैसे तैसे उसकी मॉम उसे मना लेती है। शाम को जब वो बैक स्टेज पर थी तो वो जेमा को मैसेज करती है, लेकिन फिर उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम पॉप सिंगर स्काई राइली हो। इतना पढ़ते ही वो परेशान हो जाती है और स्टेज पर जाने से ठीक पहले मक्खी उसके फेस पर बैठ जाती है, जिसे भगाने के चक्कर में वो अपनी लिपस्टिक खराब कर लेती है।
अब उसे बस टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीच पढ़कर बोलनी थी, लेकिन जो स्पीच थी वो बीच में ही रुक जाती है। इसी के चलते वो काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोल देती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। सभी उसे अजीबोगरीब नज़रों से देखने लगते हैं। थैंकफुली वो स्पीच अब वापस चलने लगी थी। वो रीड करते हुए नेक्स्ट गेस्ट को बुलाती है जिसका नाम पॉल हडसन था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था जो कार एक्सीडेंट में उसके सामने मारा गया था। वो चिल्लाने लगती है कि ये नाम आखिर क्यों है, लेकिन सभी शॉक थे कि वो ये नाम आखिर क्यों ले रही है। तभी भीड़ में से उठकर पॉल क्रीपी स्माइल देता हुआ स्टेज की ओर आता है, लेकिन वो डर कर चिल्लाने लगती है। पीछे एक ओल्ड लेडी उसे संभालने आती है, लेकिन उसे वो पॉल दिखाई देता है, इसलिए वो उसे धक्का मारकर स्टेज से गिरा देती है। अगली सीन में वो अपने घर पर परेशान बैठी थी। तभी उसे अननोन नंबर से मैसेज आने लगते हैं। वो मैसेज में बताता है कि वो काफ़ी सीरियस डेंजर में है और वो जो कुछ भी देख रही है वो सब कुछ रियल है, ना कि फेक। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए हमें मिलना होगा। वो उसे लुइस की वीडियो भी भेजता है। अब स्काई को पता चलता है कि जो लुइस था वो भी यही सब फेस कर रहा था। वो जल्दी से तैयार होती है और उस एड्रेस पर चली जाती है जो अननोन नंबर ने भेजा था, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो उस अननोन आदमी से मिलती है जिसका नाम मॉरिस है, जो कि एक नर्स था। वो बताता है कि ये एक तरह का पैरासाइट है जो होस्ट के माइंड को कंट्रोल करता है और उनके डर, ट्रॉमा और बैड मेमोरीज पर हावी हो जाता है। और जब उसका पेट भर जाता है तो कोई और विक्टिम को ढूंढता है ताकि उसे होस्ट बना सके, और एक हफ्ते के अंदर उन्हें पोजेस करके मार देता है किसी और के सामने, ताकि किसी और को अपना शिकार बना सके और कर्स सामने वाले पर शिफ्ट हो सके। इसी तरह जब तुमने लुइस को मरते देखा तो वो तुम्हारे अंदर आ गया। वो बताता है कि इसी कर्स की वजह से उसने अपने भाई को खो दिया। उसका भाई उसे बताने की कोशिश करता रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसे पागल समझा। तभी से वो उस कर्स को ट्रैक कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि कर्स लुइस पर है तो उसके मरने के बाद उसका फ़ोन चेक करता है जिसमें उसे लास्ट मैसेज स्काई का मिला था। वो बताता है कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, ये तब तक जिंदा है जब तक होस्ट जिंदा है। तो विक्टिम किसी के सामने खुद को मारे उससे पहले वो खुद ही ख़त्म हो जाए, जिससे वो कर्स आगे पास नहीं होगा। वो बताता है कि वो कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हार्ट को रोक देगा। जब वो कर्स हट जाएगा तो वो उसके हार्ट को ज़िंदा कर देंगे। लेकिन स्काई उस पर भरोसा नहीं करती। लेकिन तब तक सभी आसपास के लोगों को पता चल गया था कि वो फेमस पॉप स्टार स्काई राइली है, और सभी उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने लगते हैं। वो अपना फेस छुपाकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो सभी लाइट्स ऑन करके अपना बैग पैक करने लगती है। तभी उसे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते वो टैबलेट्स ढूंढती है और वो भी उसके हाथ से गिर जाती है। फिर वो गुस्से में आकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। खैर वो खुद को संभाल कर बाहर आती है कि तभी उसे बहुत से लोग उसी क्रीपी स्माइल के साथ नजर आते हैं, जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। लेकिन वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, बट वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाल खींचने लगते हैं। तभी हम एक्सीडेंट वाली रात को देख पाते हैं, जहाँ नशे की हालत में स्काई और उसके बॉयफ्रेंड पॉल के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में स्काई स्टीयरिंग को खींच देती है, जिसकी वजह से गाड़ी इम्बैलेंस्ड होकर पलट जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट स्काई की वजह से हुआ था। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ उसकी माँ भी मौजूद थी। स्काई बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा और अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसकी माँ ये बातें नहीं समझ पा रही थी और उसे पूरा दिन रिलैक्स और रेस्ट करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और फिर हमें बहुत से काम करने हैं, नहीं तो उन्हें पैसों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन स्काई मना कर देती है और वो कहती है कि आपको मेरी हालत नहीं दिखती। ये सुनकर उसकी मॉम क्रीपी स्माइल देने लगती है और मिरर को तोड़कर उसका टुकड़ा लेकर अपने गले में स्टैप करने लगती है। ये देखकर स्काई काफ़ी घबरा जाती है और बाहर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि उसी के हाथ में वो ग्लास का टुकड़ा था। इसका मतलब ये था कि उसी ने अपनी मॉम को मारा, और जो एंटिटी थी वो उसे कुछ और ही दिखा रही थी कि उसकी मॉम ही ऐसा कर रही है। फिर वो जल्दी से कपड़े बदल कर वहाँ से बाहर जाती है और वहाँ उसे जोशुआ खून से सने कपड़ों में देख लेता है और बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें से कुछ पुलिस वाले भी थे। वो उनसे गन लेकर सबको पॉइंट करते हुए वहाँ से बाहर भाग जाती है। अब तभी वहाँ पर उसे जेमा मिलती है। स्काई उसकी कार लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसने कार दूर पार्क की हुई थी।
तभी वो गन पॉइंट पर किसी और की कार चुरा लेती है और ड्राइव करने लगती है, लेकिन जेमा उसके साथ जाने की जिद करती है। अब जेमा ड्राइव करती है और जो स्काई थी वो मॉरिस को मैसेज करके एड्रेस पूछ रही होती है जहाँ पर वो प्रक्रिया करनी थी, क्योंकि उसने कर्स को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। तभी स्काई को जेमा का कॉल आता है, जिसने स्काई का उस दिन का वॉइस मैसेज आज देखा था। इसका मतलब ये था कि जेमा उससे मिलने कभी आई ही नहीं थी और जो उसके साथ है वो असल में एंटिटी ही है। और वो क्रीपी से स्माइल करने लगती है। स्काई खुद को संभालती है, अपने माइंड को कंट्रोल करती है। तभी वो देखती है कि वो खुद ही कार ड्राइव कर रही थी और वो मॉरिस के पास पहुंचती है, जहां उसने पिज़्ज़ा हट बिल्डिंग जो कि पूरी तरह खाली थी वहां पूरा प्रोसेस करने का सोचा था, क्योंकि वहां पर फ्रिज भी थी और वहां काफ़ी ठंड भी थी, जो कि पूरे प्रोसेस में स्काई के ब्रेन को डेड होने से बचाता। मॉरिस उसे फ्रीजर रूम में लेटा देता है और कहता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन हो जाएगा तब वो तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा और 30 सेकंड्स के अंदर तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा और तुम टेम्पररी मर जाओगी और फिर से मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। अब मॉरिस वहाँ से चला जाता है। तभी उसके कपड़ों पर खून टपकने लगता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक्सीडेंट वाली स्काई कार सीट में बंधी हुई दिखती है। वो उस पर हमला कर देती है और जो इविल वाली स्काई थी उसका एक पैर टूटा हुआ था, जो धीरे धीरे उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और अपने हाथों से स्काई के फेस पर स्माइल बनाने लगती है। तभी वो उसकी उंगलियों को काट लेती है और साइड पर पड़ा इंजेक्शन खुद पर इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन इविल स्काई हंसने लगती है और वो देखती है कि उसके हाथ में कोई इंजेक्शन था ही नहीं, मतलब ये भी वो एंटिटी ही उसे दिखा रही थी। तभी वो स्काई को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब सीन चेंज होता है और वो खुद को स्टेज पर उसी बटरफ्लाई वाली कॉस्ट्यूम में देखती है। वहाँ उसकी मॉम और जेशुआ भी दिखाई देता है और उसकी मॉम जिंदा थी। वहीं उसके सामने सेम कॉस्ट्यूम पहने हुए एक और स्काई दिखती है, जो खुद ही अपना पेट चीर देती है, जहाँ से एक बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और वो क्रिएचर स्काई का जबड़ा फाड़ देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि स्काई स्टेज पर लेटी हुई थी और जोर जोर से खांस रही थी। तभी वो क्रीपी स्माइल के साथ खड़ी हो जाती है और माइक से बार बार अपने चेहरे पर वार करती है, लेकिन वो स्माइल अभी भी उसके फेस पर ही थी। अब जो कर्स था, पहले वो एक विक्टिम पर शिफ्ट होता था, लेकिन अब ये कर्स एक साथ हजारों लोगों पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि एंटिटी जान चुकी थी कि लोगों को कर्स ब्रेक करने का तरीका मिल चुका था। तो इसलिए उसने इतने सारे लोगों को विक्टिम बनाया ताकि लोग इस कर्स को तोड़ ना पाए। और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।